जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है दोस्तों। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से ना अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ज्ञान सर कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में ना हम लोग जब पढ़ रहे थे मोहम्मद गोरी महमूद गजनबी के बारे में, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी थी। यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें पढ़ना था, तो पहले इसको देखते हैं, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब महमूद गजनबी ने चंदेलों पर आक्रमण किया था तो उसका मतलब तो चंदेलों का शासन कौन था? विद्याधर था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी, देखिए पीछे आपने देखा था ना, उत्बी, फाराबी, बैहाकी, काफ़ी दरबारी थे इसके, है ना। तो उत्बी इसका दरबारी इतिहासकार था। उसने किताब उल यामिनी, है ना, किताब उल यामिनी की रचना किसने की है? उत्बी ने की है। इसी को कहा जाता है तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। फरिश्ता, ये भी इसका एक दरबारी विद्वान था, 1560-1620। अच्छा, इसके दरबार में नहीं है, देखिए यहाँ पे 1560 की बात है ना, तो ये फरिश्ता इसके दरबार में नहीं है, है ना। ने तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फरिश्ता ने एक रचना की है जिसका नाम है तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी, है ना। आगे दिया, इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। तो फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको शुरू में महमूद गजनबी का दरबारी बोल दिया था, जबकि ये क्या है? बीजापुर के जो शासक है इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है ये पुस्तक तारीख फरिश्ता। आगे बढ़ते हैं, और बिंदु यहाँ पर दिए गए। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। देखिए, इसने संस्कृत मुद्रा लेख और साथ ही साथ चांदी के, मतलब कि इसके साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी सिक्के, चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ जो था अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में। तो देखिए, इसने ऐसा सिक्का जारी किया था जिसपे दो भाषा, एक अरबी भाषा और एक संस्कृत भाषा में लेख लिखे गए थे। अल्पतगीन की बात करेंगे, पीछे हम लोगों ने समझा था अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, ये सब नाम समझे थे, है ना। बुखारा के सयानी शासक अब्दुल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ था। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं। देखिए, अल्पतगीन में क्या दिया? अल्पतगीन बुखारा के सयानी शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्कदास था। ये अब्दुल मलिक का तुर्कदास होता है, वह साहस व परिश्रम के बल पर हजीब उल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ है। मतलब अपने दम पर ये क्या होता है? हजीब उल हज्जाब पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट दिया है 596 ईस्वी में वह खुरासान राज्यपाल नियुक्त हुआ। इसने गजनबी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के अन्य नाम यामिनी वंश है, आपने पीछे देखा था यामिनी वंश, महमूद गजनबी इसी से संबंधित था। आगे है 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक उसका उत्तराधिकारी बनता है। अल्पतगीन की मृत्यु होती है तो इसहाक उत्तराधिकारी बनता है। अब फिर बात करेंगे सुबुक्तगीन, ये अल्पतगीन का दामाद होता है ना। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था परंतु बाद में दामाद बना, है ना। देखिए, शुरू में क्या इसका दास होता है और बाद में क्या होता है? इसका दामाद बन जाता है। अल्पतगीन ने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि अमीर उल उमरा किसकी उपाधि है? तो ये उपाधि है सुबुक्तगीन की।
977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है ना। वस्त्र, दवार, कुदरास, है ना, बमियान, तुर्किस्तान और गोर को जीत लिया। देखिए यहाँ पे कई क्षेत्रों के नाम दिए हैं, वस्त्र है, दवार है ना, कुसदार है, बामियान है, तुर्किस्तान है और गोल। इसने इन सब क्षेत्रों को जीत लिया था। और इसी का पुत्र होता है गजनबी, है ना, जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण करता है ना। सोमनाथ पर इसका आक्रमण काफी प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात, सौराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें छूट रही थी जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। देखिए महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी आक्रमण जब करता है तो फिर देखिए मोहम्मद गोरी से जुड़े 2 आक्रमण या 3 आक्रमण आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध, है ना, पृथ्वीराज चौहान विजेता होते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें विजेता होता है मोहम्मद गोरी। इसके बाद चंदावर का युद्ध, ये जयचंद के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा जाता है। ये सब आपको याद रखने। फिर जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। उत्तराधिकारी नहीं होता है तो यहाँ पर ये बात आती है कि अब भाई आगे कौन वंश चलाएगा। तो मोहम्मद गोरी ने पहले ही कहा था कि मेरे जो दास हैं, मेरे जो गुलाम हैं, यही मेरे पुत्र और यही उत्तराधिकारी होंगे। तो यहाँ से एक दास सामने आता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए वंश की स्थापना करता है उसका नाम होता है गुलाम वंश या फिर दास वंश या फिर मामलुक वंश, ये कहा जाता है। और यहीं से स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलती है। कुल 5 राजवंश यहाँ पर शासन करते हैं, है ना। इन 5 राजवंशों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है गुलाम, है ना। गुलाम को दास या फिर मामलुक भी कहा जाता है ना। गुलाम के बाद दूसरे नंबर पर आता है खिलजी, है ना। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, नाम किसने नहीं सुना है भाई, है ना। खिलजी के बाद आता है, ये दोस्तों 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड की समस्या है, ठीक, चलिए। गुलाम के बाद आता है खिलजी वंश, है ना। खिलजी के बाद आता है तुगलक वंश, है ना। तुगलक, है ना, तुगलकी फरमान आपने कई बार सुना होगा। तुगलक के बाद सैयद वंश और सबसे अंतिम में आता है लोधी वंश। देखिए सैयद और सैयद के बाद आता है लोधी, है ना। लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है। लोधी के बाद फिर मुगल की स्थापना हो जाती है। देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। गुल खिला तो शायद लोधी मिले, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गुल खिला तू शायद लोधी मिले। देखो यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए इससे कैसे याद हो जाएगा, देखिए गुल मतलब गुलाम, खिला मतलब खिलजी, तू मतलब तुगलक, शायद मतलब शायद और लोधी से लोधी मिले, है ना। अगर इनके कालक्रम की बात करेंगे तो 1206 से 1290 ये कालक्रम होता है गुलाम का, है ना। 1290 से लेकर के 1320, है ना, 1320 तक होता है खिलजी। 1320 से लेकर के 1414 तक होता है तुगलक। फिर 1414 से लेकर 1400, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा टाइम को ये टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में अभी, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। और फिर लास्ट में ये होता है 1526 तक चलता है। फिर यहाँ पे इनकी समाप्ति हो जाती है। ये मतलब लोधी वंश समाप्त हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है मुगल स्थापना, है ना, मतलब मुगल काल चालू हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है शासक का नाम, तो मामलुक, गुलाम या फिर अन्य उपनाम, है ना। इनकी कालावधि क्या होती है और इनके विशेष तथ्य क्या थे, इसके बारे में विस्तार से भी हम समझेंगे। अभी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसे ऐबकेसल के नाम से भी जाना जाता है। 1206 से 1210 तक शासन करता है ना। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। देखिए ये सम्राट नहीं बनता है ना, ये दास के तौर पे ही शासन करता है ना। इसने पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय, है ना, मलिक, सिपह सलार, ये सब उपाधियां धारण की थी। देखिए पील बख्श, है ना, लाख बख्श, कुरान खां। देखिए इसका नाम पील बख्श मतलब हाथियों का दान किया करता था। लाख बख्श मतलब वो लाखों दान किया करता था। कुरान खां इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसे एक ऐसे मौलवी ने खरीदा था, है ना, अफगानिस्तान नीसापुर गुलाम बाजार से खरीदा था और इसे कुरान सिखाते हैं, कुरान पूरा याद कर लेता है, इसी वजह से इसको कुरान खां का नाम दिया गया। हातिम द्वितीय काफ़ी दयालु था इस वजह से। मलिक और सिपह सलार ये मोहम्मद गोरी ने इसे उपाधि दी थी, है ना। इसके बाद इसका पुत्र होता है आराम शाह जो कि उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश, है ना। ये कुछ महीनों तक इसका शासन होता है। फिर इल्तुतमिश शासन बनता है, 1200 शासक बनता है, 1210 से 1236 तक शासन करता है। इसकी उपाधि जो होती है, इसकी उपाधि होती है सुल्तान ए सईद, है ना। ये भाग्यशाली सुल्तान इसका अर्थ होता है। यहाँ पे दिया है, ये मिनहाज ने कहा था। इसके बाद इसने कई और उपाधि धारण की है, जैसे देखिएगा सुल्तान ए आजम, है ना, नासिर अमीर उल मोमिन, है ना, ये खलीफा के द्वारा दिया गया था। गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। मकबरों का पितामह कहा जाता है। अभिलेख में ईश्वर की भूमि का संरक्षक और ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ये सब चीज़ इसको कहा गया है। देखिए इल्तुतमिश ना ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है तो आप लिखेंगे ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। आगे देखिए यहाँ पे ये जो इल्तुतमिश है ना, मरने से पहले रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। रजिया सुल्तान
लेकिन फिर क्या होता है कि इसका बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज, है ना, ये बन जाता है शासक। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि रजिया फिर एक लाल कपड़ा पहनकर आती है और नमाज के समय विरोध करती है, तो जनता इसकी साथ देती है ना। फिर रजिया सुल्तान क्या होती है, ये शासिका बनती है 1236 से 1240 तक, है ना। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका होती है। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में बन चुका है। रजिया का पूरा नाम था जलालात उद्दीन रजिया, है ना। अब इसकी उपाधि है उमदत उल निस्वा, है ना। ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ और भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बना है कि ये कुबा और कुला, है ना। कुबा मतलब कुबा और कुला, इसका मतलब है कोट और टोपी धारण करके दरबार में आती थी, है ना। इसके बाद रजिया की हत्या हो जाती है। मोइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है, 2 वर्षों तक होता है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक, है ना। दरवेश इसकी उपाधि होती है मसूद शाह की। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है नासिरुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो ये 1246 से 1265 तक शासन करता है ना। मिनहाज ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर सुल्तान कहा और सुल्तानुस स्टालिन भी कहा है। देखिए ये जो महमूद है ना, ये ऐसा शासक था जो कुरान की आयत लिख के और टोपी सिल करके जीवन यापन किया करता था, है ना। इसके बाद शासक बनता है बलबन, है ना। बलबन का मूल नाम यहाँ पर दिया गया है बहाउद्दीन, है ना। इसका उपनाम है बलबन खुर्द। 1266 से 87 तक, है ना। गयासुद्दीन जब सुल्तान बना तब यह उपाधि धारण करता है, मतलब सुल्तान बनने के बाद ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। उलुग खां, महा खां, नियाबाते खुदाई, जिले इलाही, ये सब इसकी उपाधियाँ होती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिया कैकुबाद, है ना। कैकुबाद इसके बाद शासक बनता है और इसके बाद क्युमारस ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है, ये कुछ महीनों तक इसका शासन रहता है। तो दोस्तों गुलाम वंश के जो कुल 11 शासक थे, है ना, क्रम से टोटल 11 शासक आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। देखिए आपको काउंट करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले एक ये कुतुबुद्दीन हो गया, एक, इसके बाद ये दूसरा आराम शाह इल्तुतमिश तीसरा, 4 रजिया सुल्तान 5, ये 6 7 8 9 10 11, ये कुल 11 शासक हैं जो गुलाम वंश के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो हम लोग दिल्ली के बारे में पहले थोड़ा सा समझेंगे। तो दिल्ली की स्थापना कौन करता है ना, दिल्ली किस किस नाम से जानी जाती है, ये पूरी कहानी पहले हम लोग समझेंगे, फिर वंश को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो ये आज की छोटी सी क्लास रही, बहुत ही प्यारी सी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा और एक 5 स्टार की रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।